अमेरिका ईरान युद्ध में अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बेतहाशा हमले किए, जिसके एवज में ईरान ने कहा हम बातचीत तो करेंगे, शांति वार्ता तो करेंगे, लेकिन शर्त यह होगी कि जितना नुकसान हुआ है वो भरेगा अमेरिका। बात हुई, ठीक है, 300 अरब डॉलर की फंडिंग को लेकर बात हुई, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इससे मुकर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज भरे इस पैसे को, क्योंकि हमने ये जंग तो गल्फ देशों के लिए लड़ी। तो सवाल यह है, 300 मिलियन डॉलर की फंडिंग को लेकर जो बातचीत हुई, वो पैसा आएगा कहां से? ये जो जुर्माना, ये भरेगा कौन? और अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो ईरान बारूद भरने के लिए तैयार है। मिडिल ईस्ट के युद्ध को खत्म करने वाले समझौते की सबसे बड़ी शर्त यही थी कि ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर की फंडिंग होगी। उस समय तो बड़ी शान से बम गिरा रहे थे अमेरिका और इजराइल कि आज हमने ऐतिहासिक पुल गिरा दिया, आज हमने ये सड़क उड़ा दिया, आज हमने वो फ्लाईओवर खत्म कर दिया, आज हमने वो गैस प्लांट तबाह कर दिया, आज हमने वो एक्सप्रेस वे उड़ा दिया। अब ईरान ने कहा इतना उड़ाया है तो अब 300 अरब डॉलर और उड़ाओ और वापस करो। ईरान को हुए नुकसान की भरपाई के लिए, वैसे मैं आपको बता दूं, यह रकम काफी कम है, लेकिन फिर भी अभी तक ये साफ नहीं है कि इस भारी भरकम राशि का खर्चा उठाएगा कौन। इस्लामाबाद एमओयू में लिखा गया कि अमेरिका अपने खाड़ी के साझेदारों के साथ मिलकर ईरान के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर का एक ठोस इन्वेस्टमेंट करेगा। इस योजना को अंतिम समझौते के साथ 60 दिन के अंदर लागू किया जाएगा और इसकी पहली किश्त पहले ही 10 से 20 दिन में जारी की जाएगी। इसके अलावा अमेरिका सभी जरूरी लाइसेंस, छूट और अनुमतियां भी देगा ताकि पैसे के लेन देन में कोई रुकावट ना आए। स्विफ्ट बैंकिंग सेक्शन लगे हुए हैं ईरान के लिए, उसको भी रिमूव करेगा। इस फंड के अलावा अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होते ही ईरान पर लगे सभी तरह की पाबंदियां हटा ली जाएंगी और उसे तुरंत तेल बेचने की छूट मिलेगी। तो ईरान पर सैंक्शन हटा लिया गया। मैं आपको बता देता हूं, ईरान को तेल बेचने की छूट भी दी जा चुकी है, यहां तक कि भारत भी ईरान से तेल खरीद सकता है या खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर चुका होगा। लेकिन पेच आकर फंसा 300 मिलियन डॉलर पर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा कि ईरान को यह सब पाने के लिए 60 दिनों में शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स का एक भी डॉलर ईरान को नहीं जाएगा। तो सवाल यह उठता है कि ईरान को जो नुकसान अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया, उसकी भरपाई क्या खाड़ी के देश करेंगे? तो चलिए जानते हैं सीन क्या बन रहा है। वो कहते हैं ना, करे कोई भरे कोई। खबर है कि खाड़ी देशों से वसूली करेगा अमेरिका 300 बिलियन डॉलर और पहुंचाएगा ईरान। अमेरिका इसके पैसे अपने अमीर खाड़ी देशों से वसूल करेगा। सुरक्षा के नाम पर खाड़ी देशों से अमेरिका ये पैसे वसूलेगा। युद्ध में अमेरिकी बेस पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया था। युद्ध के तबाह हो चुके ईरान को फंड की बहुत जरूरत है। फंड देने को खाड़ी देश तैयार नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि हमारे टैक्स पेयर्स का एक भी डॉलर ईरान को नहीं जाएगा। तो फिर पैसा आएगा कहां से? ईरान फिलहाल खाड़ी देशों से अपने रिश्ते ठीक करने में लगा है। अगर खाड़ी देश पैसा देते हैं तो ईरान उनको भड़का सकता है। अमेरिकी बेस के बदले पैसा देने पर ईरान भड़का सकता है। खबर है कि ईरान को 300 अरब डॉलर का फंड जब अटका तो ट्रंप ने आनन फानन में मार्को रूबियो को कहा कि फौरन आप मिडिल ईस्ट के दौरे पर जाइए और मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी सहयोगियों से बात कीजिए। और खबर आ रही है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन के खाड़ी देशों के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो यूएई, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद ही अपने साझेदार देशों में यह विश्वास जगाना है कि तेहरान के साथ अमेरिका की डील से उनका कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने इस दिन देशों को साफ करना होगा कि 300 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट पैकेज आएगा कहां से और उसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका के लिए डील है, खाड़ी देशों के लिए सजा है, क्योंकि तेहरान यह रकम मिलने के बाद खुद को मजबूत करेगा, अपनी सेना मजबूत करेगा, अपने मिसाइल मजबूत करेगा, अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करेगा, अपने ड्रोन्स मजबूत करेगा
और अगर ईरान मजबूत होगा तो इस क्षेत्र में उसका प्रभाव और उसका वर्चस्व भी मजबूत होगा, जिससे खाड़ी देशों की सुरक्षा को लेकर सवाल हो सकते हैं। मसलन कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई और सऊदी जैसे देश खाड़ी की सुरक्षा में अहम योगदान निभाते हैं। ऐसे में ईरान का मजबूत होना जीसीसी के लिए, गल्फ कंट्रीज के लिए ठीक बात नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि डील के बीच में क्या क्या चुनौतियां आ रही। 300 अरब डॉलर के फंड को लेकर खाड़ी देशों में चिंता है कि इतना पैसा ईरान में गया तो ईरान इन पैसों का क्या करेगा। पैसा ईरान के हथियारों और प्रॉक्सी समूहों पर खर्च ना हो। खाड़ी देशों को ईरान और यूएस से मजबूत गारंटी चाहिए। जब तक भरोसा नहीं मिलेगा, खाड़ी देश पैसा नहीं देंगे। संपत्ति में फ्रीज संपत्ति देने का भी वायदा किया गया है। अमेरिका ने कहा है कि फ्रीज संपत्ति से अनाज खरीद ले, ईरान पैसे से सोयाबीन खरीद ले, मक्का खरीद ले, गेहूं खरीद ले। तेहरान के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यह फैसला ईरान का होगा, तेहरान का होगा, अमेरिका का नहीं होगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने कतर के लोगों के साथ मिलकर इस समस्या का एक बहुत दिलचस्प हल निकाला है। नए प्रस्ताव के तहत अगर ईरान की कोई भी फ्रीज संपत्ति अनफ्रीज होती है तो उस पूरी प्रक्रिया पर अंतिम मंजूरी देने का अधिकार संयुक्त रूप से अमेरिका और कतर के पास सुरक्षित रहेगा। भले ही अमेरिका की तरफ से कुशनर का यह मानवीय और कृषि खरीद वाला फॉर्मूला मेज पर रखा गया हो, लेकिन यह वित्तीय मुद्दा अभी भी सुलझने से कोसों दूर दिखाई दे रहा है। ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि वो अपनी जब्त संपत्तियों के उपयोग के तरीकों पर खुद पूरा कंट्रोल चाहते हैं। ये नहीं कि अमेरिका कह रहा है ये खरीद लो तो वो भी खरीद लो, उधर पाकिस्तान कल को मुंह उठा के कहे कि भाई तुम हमारे F-16 विमान खरीद लो तो वो भी खरीद लिया, JF थंडर खरीद लो तो वो भी खरीद लिया। ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के मुताबिक फ्रीज किए गए फंड के उपयोग से जुड़े तमाम फैसले अंततः केवल ईरानी अधिकारियों और खामेनेई के मार्गदर्शन में लिया जाएगा। इसके बाद उस अनफ्रीज किए गए पैसे का इस्तेमाल सीधे तौर पर ईरानी जनता के फायदे के लिए किया जाएगा। यह व्यवस्था ईरान को मानवीय और कृषि खरीद के माध्यम से अपनी संपत्ति के एक हिस्से तक पहुंचने की अनुमति देगा। समझौते के 60 दिन की मियाद शुरू हो चुकी है। अगर इस दौरान अच्छी प्रगति हुई तो 300 अरब डॉलर का फंड ईरान को नया जीवन दे सकता है, लेकिन अगर विश्वास की कमी बनी रही तो कागजी वायदा बनकर रह सकता है। यह फंड मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति का आधार भी बन सकता है, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों को समझौता करना होगा। फिलहाल सवाल यह है कि क्या खाड़ी देश ईरान को फिर से खड़ा करने के लिए अपना खजाना खोलेंगे। कुल मिलाकर कहें तो ईरान पर जंग थोपा इजराइल अमेरिका ने, ईरान को बर्बादी की कगार पर लेकर गए अमेरिका इजराइल, और जब हर्जाना भरने की बात आई, जुर्माना देने की बात आई तो अमेरिका मिडिल ईस्ट देशों की तरफ देखने लग गया। तो क्या अब मिडिल ईस्ट के देशों से वसूली करने वाला अमेरिका और वही फंड ईरान की तरफ पहुंचाएगा? और क्या इस बात से ईरान और मिडिल ईस्ट के बीच के रिश्ते बेहतर हो पाएंगे, या इसे ऐसे देखा जाए कि मिडिल ईस्ट में ईरान से सुरक्षा की कीमत 300 अरब डॉलर है? चलिए एक नजर देख लीजिए कि मिडिल ईस्ट में कहां कहां अमेरिकी बेस है और अमेरिकी बेस पर कहां कहां खतरा है। ये देखिए, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उन बेसेस के लोकेशंस हैं जो अमेरिकी बेस मौजूद हैं, जहां पर ईरान ने बारूद भर दिया, सबसे ज्यादा हमले किए। सीरिया में अल-तन्फ गैरिसन बेस, जॉर्डन में मुआफक साल्ती बेस, इराक में अल असद एयर बेस, कुवैत में अल अली सलेम एयर बेस, बहरीन में नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन 5th फ्लीट यहां पर रहती है, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस, कतर में अल उदीद एयर बेस सबसे बड़ा अमेरिकी बेस है, यूएई में अल धफरा एयर बेस। ये वो बेसेस हैं जहां पर ईरान का सबसे ज्यादा हमला हुआ और ईरान ने यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया, जिसके बाद खाड़ी देश भागे भागे ईरान के पास आए और मुआवजा दिया और यह भी कहा कि भाई ये रकम आप रख लीजिए और हमले बंद कर दीजिए। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या खाड़ी देश 300 अरब डॉलर देने के अमेरिकी डिमांड पर राजी होंगे, क्योंकि अमेरिका ने तो बीच रास्ते में दामन छोड़ दिया था मिडिल ईस्ट का। तो ट्रंप के ऊपर भरोसा करके क्या 300 अरब डॉलर जीसीसी कंट्रीज देंगे? ऐसा मुमकिन नहीं लगता है। हो सकता है कि गल्फ कंट्रीज ईरान से अपने रिश्ते बेहतर करके अपनी सुरक्षा के लिए एक नया रास्ता तलाशें, और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़े सरदर्द की शुरुआत होगी और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के डूबते वर्चस्व की सबसे बड़ी कहानी।
चलिए बात करते हैं रूस और यूक्रेन की जंग की। रूस और यूक्रेन की जंग धधक रही है और दोनों मुल्क एक दूसरे को जलाकर खाक कर देना चाहते हैं। वोल्दिमीर जेलेंस्की पुतिन के उस रौद्र रूप का शिकार होने वाले हैं जिसे शायद दुनिया ने अभी तक देखा नहीं है। खबर है कि इस जंग ने रफ्तार पकड़ ली है। यूक्रेनी हमले के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और यूक्रेन पर पुतिन अब फाइनल प्रहार के मूड में है। खबर है कि रूस इसके लिए तैयारी कर रहा है। जून 2026 में इस युद्ध ने खतरनाक मोड़ ले लिया। दोनों तरफ से हमलों की तीव्रता बढ़ गई जो पिछले 4 साल में शायद ही देखी गई। यूक्रेन ने 18 जून को मॉस्को पर एक बहुत बड़ा ड्रोन अटैक किया जिसमें रूस की राजधानी की तरफ उड़ रहे करीब 194 ड्रोन को मॉस्को की एयर डिफेंस ने मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन्स निशाने पर लगे। मॉस्को के साउथ ईस्ट इलाके में स्थित ग्रास्पोनेफ्ट रिफाइनरी को बहुत भारी नुकसान पहुंचा और इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचा कि पूरे आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। इसके बाद कहते हैं कि रूस में मॉस्को में काली बारिश भी हुई। बारूदी बारिश इसे नाम दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा था कि उसकी एयर डिफेंस ने उस दिन 555 ड्रोन्स हवा में मार गिराए, लेकिन बीते एक हफ्ते के भीतर आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे दोनों ओर से लड़ाई और ज्यादा भीषण होती नजर आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यूक्रेन ने मॉस्को और वोरोनिश में जबरदस्त हमला किया। मिसाइल निर्माण संयंत्र, तेल रिफाइनरी पर हमला किया। रूस का कीव, खार्किव और जफरोजिया पर भी हमला सामने आया। रूस ने यूक्रेन में भारी मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यूक्रेन में रूसी हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर आई। यूक्रेनी हमलों से क्रीमिया में ईंधन की भारी किल्लत हो गई। दोनों पक्षों में संयुक्त राष्ट्र में शांति की अपील की गई है, लेकिन यह यूक्रेन का अकेला वार नहीं था। इसे कुछ हफ्ते पहले 3 जून को यूक्रेनी ड्रोन्स ने सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला किया, ठीक उस रात जब पुतिन का दावोस यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम खुलने वाला था। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूसी नेवी का एक युद्धपोत बोइकी भी तबाह कर दिया है। इसके बाद रूस खामोश नहीं बैठने वाला था। 22 जून को रूस ने एक रात में 88 लॉन्ग रेंज ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन पर डाली, जिससे यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही की खबर आई। इधर यूक्रेन की युद्ध रणनीति में भी बड़ा बदलाव आ चुका है। पहले यूक्रेन सीमा के पास लड़ता था, अब वो रूस के अंदरूनी इलाकों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन पिछले कई महीनों से रूस की तेल रिफाइनरी और सैन्य कारखानों को भी निशाना बना रहा है। रूस की कमाई का कम से कम 1/3 हिस्सा तेल से भी आता है और यूक्रेन इसी नस को दबाना चाहता है। यूक्रेन ने वोरोनिश शहर में एक फैक्ट्री पर भी हमला किया जो रूसी मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे बनाती थी। वोल्दिमीर जेलेंस्की का मैसेज क्लियर है, ये हमले रूस को बातचीत की मेज पर लाने के लिए। जेलेंस्की कहते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते और कभी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर ये जोर आजमाइश कैसी है? अभी तक कितना नुकसान हुआ है जरा इसका आंकलन देख लीजिए। कहते हैं 2.25 लाख से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। रूस के सैनिकों की 5 लाख से ज्यादा मौत का ब्रिटिश एजेंसियां दावा करती हैं। 13 लाख से ज्यादा सैनिकों के हताहत होने का दावा है। 12,050 टैंकों के तबाह होने की खबर है। 24,812 बख्तरबंद वाहन नष्ट होने की खबर है। 44,604 तोपखाना सिस्टम खत्म होने की खबर है। 436 लड़ाकू विमान नष्ट हो गए। हजारों ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी मार गिराए गए इस 5 साल की जंग में। यूक्रेन को अगर नुकसान देखें तो 5 से 6 लाख सैनिक मारे गए हैं। 1 से 1.5 लाख सैनिकों की जो रिजर्व सैनिक होते हैं उनकी मौत हुई है। 96,821 सैनिक लापता बताए जा रहे हैं। कई लाख लोग विस्थापित हुए हैं। कई शहर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। ऊर्जा ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। नागरिक इलाकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है। युद्ध की सबसे बड़ी कीमत यूक्रेन की आम जनता ने चुकाई है। रूस की रफ्तार हर प्रमुख आक्रामक में 15 से 70 मीटर प्रतिदिन रही है। यह पिछले किसी भी बड़ी जंग के किसी भी बड़े हमले से धीमी है। रूस के अपने स्वतंत्र लेवाडा सेंटर के आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2025 में युद्ध जारी रखने के पक्ष में जन समर्थन गिरकर महज 25% रह गया।
जबकि शांति वार्ता के पक्ष में 66% लोग आ गए। बातचीत की प्रक्रिया में रूस की दिलचस्पी समझौते की इच्छा का नहीं बल्कि बढ़ती थकान और बढ़ती लागत का भी संकेत है। यूक्रेनी विश्लेषक मानते हैं कि 2026 में यह युद्ध पूरी तरह खत्म होने के बजाय एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जमी हुई जंग की तरफ बढ़ सकता है, या इसे आप एक कोल्ड वॉर भी कह सकते हैं। मॉस्को की कठोर शर्तें और कीव की पुख्ता सुरक्षा गारंटी की मांग आमने सामने खड़ी है। हां, ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद जिस 24 घंटे के अंदर शांति का वादा किया था वो तो पहले ही हवाई हो चुका है। क्रेमलिन ने अमेरिका की 20 सूत्रीय शांति समझौते को सीधे तौर पर खारिज नहीं किया क्योंकि वो ट्रंप से संबंध खराब नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी शर्तें भी क्रेमलिन नहीं छोड़ रहा है। कुल मिलाकर कहें तो इस जंग में अभी तक न तो रूस जीतता दिख रहा है, न यूक्रेन हारता दिख रहा है। बस एक खूनी बदले की कहानी लिखी जा रही है जिसमें लाखों जिंदगियां सुहा हो रही हैं। यूक्रेन अब रूस को उसके दिल में जाकर दहला रहा है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, वोरोनिच का कोई भी शहर ले लिए सुरक्षित नहीं है और रूस हर रात यूक्रेन के घर, अस्पताल, बिजली घर सबको खत्म कर रहा है। कुल मिलाकर देखें तो इस जंग का फिलहाल कोई अंत होता नहीं दिख रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।